तो समझा जा सकता है कि सरकार किस तरीके से चलेगी और मुख्यमंत्री कितने मजबूर होंगे ये समझा जा सकता है। तो इसीलिए परिस्थितियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मारने में बहुत होशियार हैं, तो वो पलटी मारेंगे और ये मतलब लंबे समय तक कम से कम ये एनडीए की सरकार तो चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, भले ही इसे बीजेपी गिराए या नीतीश खुद गिराएं। जी बिल्कुल, बहुत ही ये जो अंतर विरोध है दोनों के भीतर, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के भीतर, वो लगातार किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। और उसका एक जीता जागता ये उदाहरण है कि कैसे बीजेपी के मंत्री प्रधानमंत्री से तो मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ओर वो देख भी नहीं रहे हैं। उन्हीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में उनको काम करना है, उन्हीं के अधीन काम करना है। तो ये अब अंतर विरोध इस गठबंधन की सरकार को कितने दिनों तक ढो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। और अभी तक यहां स्पीकर के पद को लेकर ये अंतर विरोध ही है, दोनों में अविश्वास की इतनी कमी है, वो अविश्वास और अंतर विरोध ही ये बता रहा है। उससे पता लग रहा है कि अभी तक स्पीकर के पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है कि बीजेपी के पास रहेगा कि जेडीयू के पास रहेगा। और दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं, चूंकि यही इन्हीं स्थितियों की आशंका दिखाई पड़ रही है, इसलिए स्पीकर के पद पर दोनों ही पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्पीकर के पद पे दोनों करनी है और दोनों को ये लगता है कि स्पीकर जिसका होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री कम बनाए गए हो, बीजेपी के ज्यादा बनाए गए हो, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं। भाई या तो ये होता कि बीजेपी को 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया जाए, और अगर आपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए तो 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप चिराग पासवान को भी दे देते। उनकी मांग भी है, हालांकि अभी उनकी मांग को भी इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक मजेदार बात यह है अमलेंदु जी कि अब की बार की जो स्थिति है, एक तो नीतीश कुमार के पास, उनके पास सीटें भले कम है लेकिन सिर्फ 4 सीटें कम है बीजेपी से, और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो एकदम बिल्कुल स्टक हैं नीतीश कुमार के साथ, वो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। हाँ, चूंकि उनको सबको लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है, चिराग पासवान की तो जो थी वो पार्टी ही पूरी खत्म करवा दी मोदी जी ने, तो अब तो वो सारे हिसाब किताब भी बीजेपी से चुकता करने का समय ये है। तो ये इनको सबको लग रहा है, तो चिराग पासवान भी अब बीजेपी का मतलब मोदी के हनुमान नहीं बनेंगे। अब वो किसी के हनुमान नहीं बनेंगे, अब वो खुद के लिए काम करेंगे। अब हनुमान बनेंगे तो खुद के लिए हनुमान बनेंगे। तो ये उनको समझ में आ गया। हालांकि आज उन्होंने अपने पिता को याद किया है कि वो मेरे पिता खुश होंगे कि आज हमारे 2 मंत्री शपथ ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खुश होने वाली बात है चिराग पासवान के भी, लेकिन इस खुशी में समीर जी, मोदी जी ने कितने रोड़े अटकाए ये तो चिराग पासवान को याद होगा ना, कि किस तरीके से खून के आंसू चिराग पासवान को रुलवाए गए, उनकी सामान बाहर फेंक दिया, पार्टी सामान बाहर फेंक दिया गया, उनके पिता का चित्र, भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, ये सब सड़क पे पड़े हुए थे। पार्टी तोड़ दी गई, उनके सांसद जो थे तोड़ दिए गए। तो चिराग भी इसको समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना रखती है विधानसभा अध्यक्ष, तो फिर ये खेल चिराग के साथ भी हो सकता है, नीतीश के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए सब जो नीतीश के साथ एकजुट नजर आएंगे। बिल्कुल। और जो जिस तरह की हंग असेंबली है इस समय बिहार में, यानी वहां पर जो खंडित जनादेश है, उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को भले मिली हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी इतनी सीटें मिली हैं कि बीजेपी क्या को साथ लेकर चलना नीतीश कुमार की उतनी मजबूरी नहीं है। हालांकि और दूसरे ये है कि मजबूरी के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की मजबूरी कहीं ज्यादा है, क्योंकि चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो और जीतन राम मांझी यानी एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, इनके पास 18 सीटें लोकसभा में हैं, और ये 18 सीटें बहुत मायने रखती हैं लोकसभा की केंद्र सरकार चलाने के लिए। तो एक मजबूरी अगर देखा जाए तो ये बीजेपी की मजबूरी ज्यादा है कि वो एनडीए की सरकार बनाए रखे, लेकिन जिस तरीके से ये दबाव बन रहा है और नीतीश कुमार के साथ अभी नए नवेले मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत ज्यादा है। 5 साल तो खैर चलना ही नहीं है, बिल्कुल कहीं से वो स्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन 5 साल के पहले भी कितनी जल्दी ये जो अंतर विरोध है वो फिर से सतह पर आएंगे, ये परिस्थितियां बता रही हैं। खैर, आज शपथ ली है नीतीश कुमार ने और उनके साथ 25 अन्य मंत्रियों ने भी। विपक्ष के नेता भी बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, लगातार सक्रिय रहे बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने भी बधाई दी है और वादों की याद दिलाई है नई वहां पर बनी हुई एनडीए सरकार को। सुन लेते हैं अजय राय ने कहा क्या है। देखिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं
मुख्यमंत्री निश्चित तौर से एक संवैधानिक पद है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पर जो वहां पे शासन सत्ता चल रही थी उसमें मैं गया था चुनाव के समय, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम चरम पर, नौजवानों को लाठी लाठी मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए और पूरी तरीके से वहां पर जिसको कहा जाए जंगल राज, ये कहते हैं महाजंगल राज चल रहा। शराब तस्करी के लिए एक महिला ने खुलेआम बोला बक्सर में कि भैया एक शराब तस्करी होत बा, कितने बिकत बा, 120 130 में शराब बंदी किया है आपने, आप ड्राई स्टेट किए हैं और आपके मुख्यमंत्री काल में 10वीं बार आप लेने जा रहे हैं और इसके पीछे वाले कार्यकाल में किस तरीके की चीजें हुई हैं, आप जरूर उससे सबक लीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि नौजवानों को नौकरी दीजिए, रोजगार कारखाने लगाइए, रोज लोगों को वहां पर कानून व्यवस्था को सुधारिए और पूरी तरीके से जो शराब तस्करी हो रही है उसको प्रतिबंधित करिए, बंद करिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, ये मेरा निश्चित तौर से उनका मेरा मांग है उनसे। पूरा तो बधाई भी दे रहे हैं विपक्ष के नेता। जाहिर सी बात है वादों की याद दिलाएंगे ही, क्योंकि वादों की याद अब विपक्ष ही दिलाएगा। जिस मतदाता ने वोट दिया है अब उसके साथ उसके पास उसका आमना सामना तो जल्दी होगा नहीं, उससे आमना सामना तो फिर चुनाव के टाइम पर ही होगा, जैसा हुआ था। और चुनाव के समय जो विजुअल्स आ रहे थे, मंत्रियों को वहां की जनता दौड़ा रही थी, लेकिन बम्पर मेजॉरिटी के साथ फिर भी चुनाव जीत गया एनडीए। तो सवाल उठ रहे हैं इस जीत पर भी, लेकिन सवालों के बीच अब एनडीए की सरकार तो बन ही गई है, पर उनको वादों की याद दिलाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है जो भारी भरकम वादे किए गए थे ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे कि कैसे उनको पूरा करें। 2 करोड़ रोजगार कहां से देंगे? यहां तो अभी लाखों की संख्या में भी 20 साल में नहीं रोजगार दे पाए हैं, अब 5 साल में 2 करोड़ रोजगार कहां से देंगे? हर जिले में कहां से वो एक फैक्ट्री लगाएंगे? अभी तक नहीं लगा पाए एक भी फैक्ट्री। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे तो कहां से ये पूरे होंगे? बिहार का के बजट को देखते हुए भी ये सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अब वादे किए गए हैं तो जाहिर सी बात है वादों की याद दिलाई जाएगी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का जो अंतर विरोध है उसकी चर्चा शुरू में भी हो रही थी और स्पष्ट झलक आज शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई पड़ी है। एक और विजुअल है, उसको भी देखेंगे कि कैसे नए नवेले नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो नीतीश कुमार को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री ये नहीं है, जो कुछ भी है सब प्रधानमंत्री मोदी ही है। बिल्कुल 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 ऐसा लग रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से, मतलब जिस समय सब मिलके हाथ मिला के सब करते हैं उस समय नीतीश कुमार का अपमान करना, एकदम से हाथ झटक दे, मतलब हाथ मिला के खड़े ऐसे होते करने के लिए, और उसके बाद ये देखिए ये देखिए हाथ झटकेंगे एकदम से, और ये देखिए ये देखा। अब नीतीश कुमार जो है कह रहे हैं सम्राट चौधरी से आओ इधर आके, और अब वो प्रधानमंत्री नीतीश के हाथ पकड़ेंगे ही नहीं और ये नमस्ते ही करते रह जाएंगे झुक झुक के। आप ये देखिए ये जो है ये नीतीश कुमार का खुले आम अपमान जो है। आप देखिए, आप कह दिया बैठिए, चलिए बैठिए, ये देखिए पकड़ के चलिए बैठिए। और ये अपमान 2-3 बार जो है वो नीतीश कुमार का आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन इस अपमान के बीच हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आपको याद होगा समीर जी की एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे विजय बहुगुणा, वो भी बीजेपी में चले गए थे, है ना। अब उसके बाद पन्ना प्रमुख बनने की एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी, उनको पन्ना प्रमुख बनाया गया। तो क्या नीतीश कुमार को भी पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा? इसको लेकर चेताया है हरीश रावत ने नीतीश कुमार को। वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कह रहे हैं हरीश रावत, कि किस तरीके से चेता रहे हैं कि अभी आपको बना दे रहे हैं लेकिन आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार बनते ही उठने लगे सवाल, तो इसीलिए सवाल उठने लगे। हरीश रावत भी सवाल उठा रहे हैं और इधर जिस तरीके से प्रधानमंत्री बर्ताव कर रहे हैं नीतीश कुमार के, जो बीजेपी के जो मंत्री हैं बीजेपी के मंत्री, वो बर्ताव कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। 25 से 26 आते आते तक भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और वरना 26 में ही कुछ उलट पलट हो जाए तो कह नहीं सकते हैं समीर जी। भी सुनते हैं हरीश रावत क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और क्या नीतीश कुमार को कैसे आगाह कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी बहुत सदे हुए पॉलिटिशियन हैं, बिना बहुमत के 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अपने आप में समझ सकते हैं कि उन राजनीतिक जो तौर तरीका है उनका वो किस उच्च स्तर का है। लेकिन फिर भी चूंकि हरीश रावत भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं तो उन्होंने सलाह दी है नीतीश कुमार को, और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। खासकर आज शपथ ग्रहण समारोह में जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको देखते हुए ये सलाह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुनते हैं हरीश रावत को क्या कहा है उन्होंने। ये तो रस्म अदायगी है,
कुछ दिन नीतीश होंगे, कुछ दिन बाद नीतीश को हटा करके किनारे करके उनकी पार्टी को तोड़ करके भाजपा जो है बिहार पर राज करेगी। शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, बड़े वादे किए हैं, क्या क्या वादे पूरे करते हैं देखते हैं। हमारी नजर रहेगी, पूरे देश की कांग्रेस की नजर रहेगी उन पर। तो ये किस तरीके से उनको सलाह भी दी जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है विपक्षी नेताओं की ओर से, लेकिन जो अंतर विरोध और दोनों ही पार्टियों के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी साफ झलक आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में देखी जा सकती है। कैसे जो बीजेपी के मंत्री हैं वो नीतीश कुमार का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद उनका हाथ झटक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात तो ठीक है, प्रधानमंत्री है, लेकिन अमलेंदु जी उनके सामने जो बीजेपी के नेता हैं, अभी अभी मंत्री बने हैं और वो मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक वो चाहेगा तभी तक बने रहेंगे, लेकिन वो अपने मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और उनसे अभिवादन करना भी, उसकी औपचारिकता भी नहीं निभा रहे हैं। उसकी औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं और नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे हैं तो उनका अभिवादन ले भी नहीं रहे हैं। इतना अपमान मुख्यमंत्री का उनका मंत्री करे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में करे तो ये प्रधानमंत्री को भी शोभा नहीं देता है, मुख्यमंत्री को भी शोभा नहीं देता है और उस मंत्री को तो कतई शोभा नहीं देता है। समीर जी, बिल्कुल, उस मंत्री कैसे कर सकते हैं? क्या वो इस ऐसा करके प्रधानमंत्री को खुश कर रहे हैं, ऐसा करने को उनसे कहा गया है, या फिर वो अपनी जो शिष्टता है, संस्कार है, उसको पूरी तरीके से भूल गए हैं? जो भी हो, कारण जो भी हो, लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य शिष्टाचार होता है। नीतीश कुमार बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बिहार के ही नहीं देश के नेता हैं और उन्हीं के मंत्रिमंडल के आप सदस्य बन रहे हैं और आप उनको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। खैर, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी शुभकामना दी है नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को। अब तो नीतीश सरकार कहेंगे, शायद प्रधानमंत्री भी कहें, हालांकि अभी तक उन्होंने एक भी बार नीतीश सरकार का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब बनने के बाद लेते हैं या नहीं लेते हैं देखेंगे। पर पवन खेड़ा किस तरीके से, प्रधानमंत्री तो 2024 के बाद मोदी सरकार कहना भी भूल गए हैं, तो नीतीश सरकार कैसे कहेंगे? तो एनडीए सरकार ही कहने लगे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है, सही याद दिलाई आपने। लेकिन बात सही है कि 2024 के बाद तो अल्पमत की जब सरकार वो चला रहे हैं तो अपनी सरकार को भी अब वो मोदी सरकार नहीं कहते, मेरी सरकार नहीं कहते, अब वो एनडीए की सरकार कहते हैं। खैर, सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर और दो मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी से रहने वाले हैं और तमाम जो एनडीए के अलायंस हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाएं और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने बात तो शुभकामनाएं मिल रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन अब सवाल भी उठ रहे हैं और नीतीश कुमार को खास तौर पर विपक्ष की ओर से चेतावनी भी दी जा रही है कि आप बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहते हुए सरकार में नहीं रह पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से अमलेंदु जी समझ रहे हैं। और संयोग आप देखिए, जिसको कहा जाता है कि किस्मत बड़ी बलवान होती, तो नीतीश कुमार के साथ परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हो जाती हैं। बीजेपी के पास कोई नेता भी इस दर बीच नहीं रहा, हालांकि नेता तो कहीं भी किसी को भी बना सकते हैं, पर नीतीश कुमार को लेकर चलने में बहुत सारे उनको भी फायदे दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर इस बार के चुनाव में भी जो नतीजे आए हैं, जो मैंडेट मिला है, उसमें नीतीश कुमार के पास बिल्कुल बढ़िया विकल्प है कि आप इसको ले लीजिए चाहे इसको चुन लीजिए, दोनों में आपका फायदा है। तो उसको देखते हुए भी नीतीश कुमार के सामने विकल्प हमेशा ही मौजूद रहेंगे। बीजेपी खेल जरूर करेगी, लेकिन खेल करने का उसको फायदा कितना होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, बिल्कुल फायदा बहुत होगा। सभी जी, जहाँ तक नेता बनने की बात है, अगर विप्लव देव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है पर्ची निकाल के, डॉक्टर मोहन यादव को बनाया जा सकता है, खट्टर को बनाया जा सकता है, तो किसी को भी बनाया जा सकता है, कोई भी बन सकता है। तो नेताओं की कमी नहीं है। राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद सब मुख्यमंत्री के दावेदार रहे ही हैं और मतलब अगर सरकार बनती है तो बन भी सकते हैं। मतलब दोनों के अंदर काबिलियत है उस तरीके की कि वो बन सकते हैं। मतलब बीजेपी में ऐसा नहीं है कि सब नाकाबिल ही हैं, सारे मोदी जी नहीं हैं, कुछ काबिल लोग भी हैं तो बन सकते हैं। लेकिन वो सवाल यही है कि नीतीश कुमार के साथ खेल क्या किया जाना है। तो ये इसीलिए सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं कि सवाल जो है मतलब खेल जो है वो क्या होगा नीतीश कुमार के साथ। अब मोदी जी गमछा तो लहरा रहे हैं समीर
समीर जी, लेकिन ये गमछा तो लहरा रहे हैं और नीतीश कुमार का हाथ बुरी तरीके से झटक भी रहे हैं। मतलब सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो अपमान करते हुए नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आते हैं नीतीश कुमार का, कि वो सार्वजनिक तौर पर अपमान कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसको ये चूंकि आज जो विजुअल्स हैं शपथ ग्रहण समारोह के, उनको देखते हुए ये जो दोनों ही पार्टियों के बीच जो उथल पुथल मची हुई है चुनाव से पहले थी ही, उसके बाद भी इतनी बम्पर जीत के बावजूद जो बीजेपी और जेडीयू में चल रहा है उसका नतीजा आज दिखाई पड़ा है यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में। और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने बड़ा झटका पहले ही दे दिया है कि लगभग 2 गुनी संख्या मंत्रियों की अपने पास ले ली। अभी तक खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी हो सकता है 1 या 2 मंत्री ज्यादा हो जाए, चूंकि उनके पास सीटें भी ज्यादा हैं, और मुख्यमंत्री का पद जेडीयू को मिल रहा है, लेकिन लगभग 2 गुनी संख्या मंत्री की ले लिए। तो ये बड़ा झटका है अमलेंदु जी नीतीश कुमार के लिए, हल्का फुल्का नहीं। या ये हो सकता है कि इसमें कोई ये डील हुई हो कि ठीक है हम आपको स्पीकर दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पीकर का पद बीजेपी जेडीयू को देने वाली। हाँ, लगता हमें भी नहीं है कि समीर जी कि जेडीयू जो है बीजेपी को स्पीकर का पद दे देगी, क्योंकि अगर बीजेपी को स्पीकर मतलब बीजेपी नीतीश कुमार को दे देगी तो फिर वो खेल तो हो ही नहीं पाएगा जो होना है। हालांकि इसके पीछे एक तरह ये भी दिया है, नीतीश कुमार इसलिए भी तैयार हो सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो जो परिस्थितियां हैं उसमें समीर जी, तो पहले पलटी मारते समय ही सबसे पहले दिया जाएगा नोटिस स्पीकर को हटाने का ही। और जैसा कि हुआ था अभी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और महागठबंधन छोड़ के गए बीजेपी के साथ, तो सबसे पहले उन्होंने स्पीकर के खिलाफ ही जो था वो नोटिस दिया अविश्वास का। और फिर जो चौधरी साहब थे स्पीकर, वो फिर नीचे उतरे और फिर मतलब हुआ इस्तीफा फिर उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद फिर नए जो थे वो बने, नंद किशोर यादव बने स्पीकर। तो ये सबसे पहले यही करेंगे कि पहले फिर करें। हाँ, मतलब तो वो इतना मुश्किल टास्क नहीं है, अगर स्पीकर का पद दे भी देते हैं और उनको पाला बदलना ही होगा। और चूंकि अब अगर वो पाला बदलते हैं तो जो विधायकों की संख्या होगी पर्याप्त होगी स्पीकर को हटाने के लिए और बहुमत साबित करने के लिए। बिल्कुल बहुमत साबित करने के लिए। और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर एश्योरेंस होगा और साथ में आ जाते हैं चिराग पासवान और कुशवाहा भी, तो फिर बहुत तगड़े उससे सरकार बनेगी, फिर बीजेपी कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो ये, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यही सब चीजें अभी भाप के चल रहे हैं और सब गणित बैठा कर चल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो उस दिन सिर्फ बिहार में पलटी नहीं मारी जाएगी समीर जी, पलटी वो केंद्र सरकार में भी होगी और फिर मामला खराब हो जाएगा मोदी जी का। तो इसलिए जो कल मैंने कहा था वो आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने पाटलिपुत्र में नीतीश कुमार के पाए हिलाने की कोशिश की तो मोदी जी का इंद्रप्रस्थ का सिंहासन डोल जाएगा। ये अच्छे तरीके से समझने और जानते भी होंगे। जी बिल्कुल, वो जान रहे हैं कि यहाँ जो मगध और पाटलिपुत्र में जो सरकार चल रही है और वहाँ का जो राजनीतिक दबाव है वो कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली में, यानी इंद्रप्रस्थ की सत्ता को बचाए रखने में, उसको संभाले रखने में। प्रधानमंत्री मोदी भली बात इस चीज़ को जान रहे हैं। और सारा खेल जो है अगर देखा जाए तो यही है बीजेपी का, जो कहा जाता है कि इतना मजबूत है और इतना सब कुछ है। केंद्र की सत्ता जिस दिन हिली तो उसके बाद फिर सारी मजबूती और कितने चाणक्य हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो सारी चीजें भी पता लग जाएंगी। क्योंकि केंद्र में मजबूती अपने आप में बहुत बड़ी मजबूती दे देती है, और वो भी इस समय जबकि विपक्ष सीधे तौर पर, खुले तौर पर मोर्चा खोले हुए है चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। अब देखिए अमलेंदु जी किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से तमाम लोग, उनका बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे 272 लोगों ने, लग रहा है कि लोकसभा में बहुमत साबित करना है, 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी और ज्ञानेश कुमार का किस तरीके से बचाव किया है उन्होंने। जबकि उनका दायित्व तो होना चाहिए कि बताना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को समझाना चाहिए कि आप एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं, आपके ऊपर विपक्ष इतना बड़ा अगर आरोप लगा रहा है तो बड़े गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। लेकिन उन लोगों ने आरोप लगाने वालों को सीधे राहुल गांधी को घेरा है और बचाव किया है ज्ञानेश कुमार का। अमलेंदु जी, हाँ, अब इससे यह भी समझा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार अब लॉबिंग भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ज्ञानेश कुमार लॉबिंग भी कर रही है। 272 लोगों ने कि न्यू इलेक्शन कमीशन, हाँ बता रहे न्यू इलेक्शन कमीशन है। एक तो अपनी जाति के सम्मेलन में जा रहे हैं और इस तरीके से 272 पूर्व जो नौकरशाह हैं उनकी लॉबिंग भी कर रहे हैं।
तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कमजोर आदमी नहीं हूं, मेरे साथ एक नौकरशाहों की लॉबी भी है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ये भूल रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो ये इनमें से जितने भी नौकरशाह हैं इनकी सबकी जांच भी हो जाएगी। ये क्या क्या गड़बड़ झाले अब तक इन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए किए हैं। तो जैसे ज्ञानेश कुमार के लिए कि ये कहीं भाग नहीं जाएंगे और सरकार चाहेगी तो लौट के आ जाएंगे। आ गया ना वो बिश्नोई, सरकार ने चाहा तो आ गया ना। और विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को नहीं चाहा कि नहीं आए तो नहीं आए। तो इसी तरीके से अगर सरकार चाह लेगी तो चाहे कोई अफसर हो या कुछ हो, कहीं चले जाएंगे तो लौट के भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों पर बहुत एक तल्ख टिप्पणी की है शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनको सुनेंगे। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कह रहे हैं। और पुराने आप इतने बड़े पदों पर रहे हुए लोग, इनका ये दायित्व तो बनता है कि उसमें उनका साथ दें, न कि उनका बचाव करें ज्ञानेश कुमार का। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को, क्या कहा है उन्होंने। मैं हैरान हूं कि वो चिट्ठी एलओपी को लिख रहे हैं। अगर नाम बदनाम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन बदनामी अपने ऊपर ले रही है। अगर ज्ञानेश कुमार जी जो बार बार आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी किसकी तरफ से हुई? वो हमारी तरफ से नहीं हुई। हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल आज देश की जनता के भी मन में है कि चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो एसआर की प्रक्रिया हो, या वो शॉर्ट रिवीजन हो जो असम में हो रहा है, कहीं कहीं एसआईआर हो रहा है, कहीं इनका दूसरा रिवीजन हो रहा है। तो सवाल जनता पूछ रही है कि जो हमारे वोटिंग का राइट है, क्या उसका हनन हो रहा है, क्या काटछाट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज से प्रायोजित ये काम हो रहा है। तो ये जो 272 या 232 जो लोग हैं, वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छीटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं, तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं, अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश हुई, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इलेक्शन कमीशन ये भी जवाब दे कि जब आम आदमी पार्टी जब एक महिलाओं के लिए एक निधि देने की उन्होंने राशि तय की थी, उसमें इलेक्शन कमीशन दखलंदाजी देकर उसको बाकायदा रोका था। और वही जब बिहार में चुनाव के बीचों बीच हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, तब आप वो पैसे उन महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हो और इलेक्शन कमीशन कहीं और देख लेती है, तो सवाल जनता के मन में आता है। तो बस यही है कि अगर किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की जा रही है, हमारे मन में सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। अंडरमाइन अगर कोई कर रहा है पूरे इंस्टीट्यूशंस को, सारी एजेंसीज को, तो ये किस तरीके से सीधे कह रही हैं कि अगर ज्ञानेश कुमार को चाहिए कि इस संवैधानिक संस्था को की गरिमा को बचाए रखना है, तो जो विपक्ष के आरोप हैं, जो सवाल हैं, उनको एक ओपन फोरम पर, खुले मंच पर, उस पर उन सवालों को सुने और उनका जवाब दें। यहाँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब सवाल आया तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी समीर जी। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जो मतलब कहा जाए ज्ञानेश कुमार की, उसमें सवालों के जवाब ही मतलब नहीं दिए उन्होंने, पहले तो जवाब ही नहीं दिए। और एक पत्रकार जो अपने साथी हैं मुकेश कुमार सिंह, उन्होंने सवाल पूछा तो सवाल पूरा ही नहीं होने दिया, उससे पहले ही जो है बीच में टोक दिया ज्ञानेश कुमार ने खुद ही। वरना ये होता है कि ठीक है आप सवाल पूछ लीजिए, हम जवाब नहीं देते, तो जवाब तो नहीं देना था, सवाल भी पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि मालूम था कि वो सवाल जो आ रहा है वो ज्ञानेश कुमार को बहुत उलझाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल था वो, तो बुरी तरीके से अटक गए। जी बिल्कुल। तो अब उसमें विपक्ष के सवालों को कैसे ओपन फोरम पर लेंगे? तो लेकिन अगर उनको बताना है कि सही है, चुनाव आयोग जो कर रहा है सही कर रहा है, देश हित में कर रहा है, तो विपक्ष के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 272 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और उसमें कुछ जजेस भी हैं, उन लोगों ने जो एक पत्र लिखा है और राहुल गांधी की आलोचना की है इसके लिए कि वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। भाई, किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने का हर व्यक्ति को अधिकार है। राहुल गांधी तो फिर भी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है,
किसी को भी उठाने का, और उस संवैधानिक संस्था का दायित्व है कि उसका जवाब दे। हर व्यक्ति की क्वेरी को उसको जो उसकी जिज्ञासा है उसको शांत करने की जिम्मेदारी है इन संवैधानिक संस्थानों पर। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से आप कह दें कि ये मिसलीडिंग है, फेक है, इतना कह के आप उससे छुटकारा पा लेंगे। तो अब पता नहीं ये 272 ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ये लिखा है आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार का इस तरीके से बचाव कर रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पूछा है, यही सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई आप लोगों की कि आपको सवाल खुद पूछना चाहिए ज्ञानेश कुमार से, लेकिन आप उनके बचाव में उतरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है, आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। देखिए दिक्कत यह है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? और इनमें से कोई भी एक चुनाव आयोग का व्यक्ति क्यों नहीं है? तो यहाँ किस तरीके से राहुल गांधी उसका सबूतों के साथ पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ज्ञानेश कुमार के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दिख रहे हैं। और इधर एक बीच बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े अभियुक्त जो उमर खालिद और अन्य अभियुक्त हैं उन पर सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट रूम से क्या कुछ अपडेट है, क्या चीज़ें हैं, उस पर हम आपको इस पर लाइव बताएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस अरविंद कुमार ने जो एएसजी से सीधे कहा है कि आप अपनी बात को 45 मिनट तक रखिए, क्योंकि पिछले 2 बार की सुनवाई से लगातार वो अपनी ही बातों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा आज अपना एक संशोधन किया है एएसजी राजू ने कि उन्होंने जो है काउंटर जो था वो पैरा 27 पर रखा था, लेकिन वो 26 पे है। तो इसके लिए अपनी देरी के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और ये कहा है कि भाई हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी देरी हुई, हाई कोर्ट के फैसले जिसमें देरी की वजह उन्हें बताया गया उसको चुनौती नहीं दी गई है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि 5 अगस्त 2025 को आगे की दलीलें पूरी करने की आज़ादी के साथ सुनवाई पूरी की गई, लेकिन उन्होंने सुनवाई टालने की मांग की। 7 अगस्त 25 को ट्रायल कोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताई। 12 अगस्त को ट्रायल फिर से नाराज हो सका क्योंकि कोई भी आरोपी आरोप पर बात करने के लिए आगे नहीं आया। 3 सितंबर को खालिद सैफी की तरफ से सुनवाई टालने की मांग की गई। 17 सितंबर को फिर से सुनवाई टालने की मांग की गई क्योंकि वकील खुद नहीं आ सकते थे, और फिर सुनवाई 24 सितंबर के लिए टाल दी गई। आरोपी उमर खालिद ने 3 सितंबर 2025 और 17 सितंबर 2025 को आधार पर सुनवाई टालने की मांग की कि वकील पेश हो रहे हैं। जजमेंट में कहा गया कि अगर सहाय और आरोपी देरी के लिए जिम्मेदार है तो सह आरोपी इसका फायदा नहीं उठा सकते। देरी बेल का आधार नहीं है, यह ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दे सकता है। जस्टिस कुमार के लिखे गुरविंदर सिंह जजमेंट का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि यूएपीए में जेल नियम है और बेल अपवाद है। यह मतलब यूएपीए में उल्टा है उसका। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि आप सलीम खान जजमेंट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां आरोपी 20 के लिए ऑब्जर्वेशन था, उसका इन्वॉल्वमेंट बैन आतंकवादी संगठन में था। तो राजू ने कहा कि आपके लॉर्डशिप ने माना है कि भले ही उसने 5 साल
जेल में बिताए हों, अगर अपराध बनता है तो ये बेल देने का आधार नहीं है। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि वहां एक डायरेक्ट एविडेंस था और यह फैक्ट्स पर निर्भर करता है, यानी उसी बेंच के एक आदेश को, उसी जज के बेंच के आदेश को यहाँ तोड़ मरोड़ने की कोशिश की एएसजी राजू ने। तो उन्होंने डांट लगाई जस्टिस अरविंद कुमार ने कि आप यहाँ गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं उस मामले की, यहाँ आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट एविडेंस था, यहाँ आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस में एक टेप चलाना चाहता हूँ। उनका ठीक है, आप टेप चलाइए, कुछ कीजिए, लेकिन 45 मिनट के अंदर अपने आर्गूमेंट को आप खत्म कीजिए। ये बड़ी टिप्पणी अमलेंदु जी, क्योंकि लगातार हम लोगों ने पिछले सुनवाई के दौरान भी इसको कोर्ट रूम से जो कुछ अपडेट्स थे वो लगातार दे रहे थे, कैसे वहां एक ही चीज को कई बार दोहराते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एसवी राजू हैं वो वही बातें कह रहे थे। हालांकि कई बार काउंटर भी किया जस्टिस अरविंद कुमार ने, और उसी की वजह से उस दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हुई और आज की ये तारीख तय की गई। आज ये उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी कहना है 45 मिनट के भीतर कहिए। महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, जस्टिस जो जजेस हैं, 2 जजों की जो खंडपीठ है, उन्हें भी लग रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं इसको ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के इन मुकदमों में लगातार ये आरोप लगते हैं कि जांच एजेंसियों के पास सबूत कुछ नहीं है, लेकिन वो मामले को ज्यादा खींचती हैं ताकि जो अभियुक्त हैं वो जेल में ही बंद रहे, जबकि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये जेल में बंद रहे, यही एक उनका जो है एक तरीके से मोटिव होता है कि जेल में बंद रहें, और चार्जशीट चूंकि है ही नहीं तो ये करें तो करें क्या, तो ये जो है देखने में आता है। अब राजू जो है आगे अपनी बात रख रहे हैं, और राजू ने जो है आगे जो कहा है कि वो एनडीपीएस से जुड़ा एक और जजमेंट का उसका उन्होंने रेफर किया है, और कहा है कि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरिट पर बहस नहीं की, उन्होंने कहा कि वे अपनी बहस देरी तक ही सीमित रखेंगे। जस्टिस कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट को दूसरे हाई कोर्ट के आधार पर बेल में राहत दी गई थी, लेकिन उस हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी थी, इसलिए हमने मामला वापस हाई कोर्ट को भेज दिया। राजू कह रहे हैं कि मैं भाषणों के वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मतलब जो भाषण दिए गए थे, जो दिल्ली दंगों से पहले के जो भाषण थे, वहां पे 2 महीने 3 महीने पहले के जो भाषण थे उनके वीडियो दिखाना चाहते हैं। हालांकि इसके पहले की सुनवाइयों में उन भाषणों को सुनाया गया है दूसरी कोर्ट्स में। हाँ बिल्कुल, दूसरे कोर्ट में सुनाया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि वो फिर से यहाँ भी जो है सुनाए, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया जस्टिस अरविंद कुमार ने कि भाई 45 मिनट के अंदर अपनी बात आप खत्म कीजिए, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो अब 45 मिनट देखते हैं, चूंकि लंच भी होना, मुझे लगता है शायद लंच से पहले ही, लंच पे जाने से पहले, हालांकि 1 बजे लंच हो जाता है, लेकिन 45 मिनट सुन के ही लंच पे जाएंगे, बेंच जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। तो हम लोग पल पल की खबर वहाँ क्या चल रहा है ये भी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं, और आगे भी हम देते रहेंगे कि क्या क्या वहाँ पल पल की खबर चल रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पर अब सुनवाई हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जस्टिस अरविंद कुमार ने जिस तरह से एएसजी राजू से कहा कि आप जो कुछ कहना है, जो एविडेंस रखना है, अब आपके पास केवल 45 मिनट है, आप उसी में सारा कुछ रखिए। वो 45 मिनट यानी उनको अपनी दलीलें रखने के लिए अब केवल 45 मिनट दिया गया है, जो कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें पूरा टाइम एएसजी राजू या फिर तुषार मेहता ही बात करते रहे, दलीलें रखते रहे, और कई बार ऐसा लगा कि वो उन्हीं सारी बातों को दोहरा रहे हैं जो एक बार कही जा चुकी हैं, पहले भी वो चीज़ें आ चुकी हैं, और जबकि उनके सारे काउंटर वहाँ पर पेश किए जा चुके हैं बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से। तो आज अब केवल 45 मिनट के भीतर, यानी अब लंच से पहले तक सुनवाई, या फिर अब 45 मिनट उनका पूरा हो जाएगा तब तक वो सुनेंगे ही, उनको ये पूरा मौका दिया गया है। पर जिस तरीके से अमलेंदु जी पिछली बार की सुनवाई हो रही थी, हम लोग उसके अपडेट दे रहे थे, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, कोर्ट रूम में जो कुछ भी वाद विवाद हो रहा था, जस्टिस दोनों जजेस की जो बेंच है ये कहीं से भी बहुत कन्विंस्ड नहीं दिख रही थी इनकी दलीलों से। हाँ, इनकी दलीलों से कन्विंस नहीं दिख रही थी, बहुत सारे सवाल किए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई जिस का हवाला देना चाहिए, जिस जमानत जो दी गई है आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हो, जमानत खारिज की गई है आप उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, तो भाई आप उल्टी दलील यहाँ क्यों दे रहे हैं? मतलब यह साफ तौर पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि भाई जिस मामले का यहाँ जिक्र किया जाना चाहिए आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, और जिसका इससे कोई लेना देना नहीं आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर की ये उलटवासी क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब एएसजी राजू ने नहीं दिया था, और अपनी बात